हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो है अगर बात करें। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी शामी साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने याद किया। हाफिज साहब, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने वो 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल किया है, तो उसमें तो बड़ा एहतजाज हो रहा है और लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी और कुछ दूसरी बार जो बार एसोसिएशन हैं उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान किया है और कहा है कि हम इस फैसले को दुरुस्त नहीं समझते। तो आपके ख्याल में ये फैसला जो है इसका जवाब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज का जो फैसला आया है वो जो 23 अक्टूबर को एक जजमेंट आई थी, एक शॉर्ट ऑर्डर आया था जिसमें 3 लाइन के जरिए जो 1967 की अमेंडमेंट्स थी, जिसके अंदर कोई भी ऐसा शख्स जो आर्मी का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है उसको आप ट्राई कर सकते हैं, और जो रेगुलर एम्प्लॉय ना उसको हम सिविलियंस कहते हैं। और ये जो प्रैक्टिस थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, जब आपको पता है कि 1967 के वक्त 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था और जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके नीचे आर्टिकल 268 के अंदर इन लॉज की वैलिडेशन की गई और इनकी कंटिन्यूटी रखी गई। उसके बाद 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 8 के अंदर एक्सेप्शंस प्रोवाइड की गई कि जी इन लॉज को फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद पे नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा वो शख्स जो है जो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के किसी ममालिक के अंदर नेशनल सिक्योरिटी वायलेशंस में हो, ब्रीचेस में हो, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करे, पाकिस्तान या किसी मुल्क की रियासत के खिलाफ खड़ा हो, या इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान के अंदर रह के आर्मी के जो उन्हें साथ मिला के इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के ब्रीचेस करे, तो उस मुल्क के खिलाफ अंदर जो है वो मिलिट्री लॉज होते हैं और उनको ट्राई जो है वो रेगुलर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किया जाता है और दुनिया के 36 ममालिक में ये प्रैक्टिस चल रही है। अब जब पाकिस्तान सांता ये बताएं मुझे कि दुनिया के कौन कौन से मुल्कों में जो सिविलियंस के ट्रायल हैं वो फौजी अदालत में हो सकते हैं? शामिल है आपका बांग्लादेश, इसके अंदर शामिल है जीसीसी कंट्रीज, इसके अंदर शामिल है यूरोपियन कंट्रीज का इसके अंदर शामिल है, कतर शामिल है इसके अंदर, और भी जो ममालिक है रशिया इसके अंदर शामिल है, हर वो मुल्क। और दूसरा जो चीज एक्सेप्शन देते हैं उसके अंदर भी ये है कि जर्नली जो है वो आपका जिस तरह अमेरिका की मिसाल देते हैं, जमहूरी मुल्क की बात करें ना, अमेरिका में ये अमेरिका में उन ममालिक के अंदर ये है कि अगर आप उस जगह पे जाके कुछ सिविलियंस जो है वो ट्राई कर, जनरली वहां पे मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस को ट्राई नहीं करती, लेकिन अगर कोई शख्स उन जगहों पे जाकर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जाता है तो उसके लिए मिलिट्री लॉ भी उनका अप्लाई करता है और उसके लिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो उनका इंटरनल सिस्टम है, जो उनका यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम है, उसके अंदर अप्लाई करता है और उन्होंने मुख्तलिफ नाम दिए होते हैं। और ये दुनिया के हर मुल्क, जमहूरी मुल्क में इस तरह होता है कि ये मुमकिन नहीं है कि आपके नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज जो है आप उनको ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अंदर लेके आए। और अब दूसरी चीज ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर 75 से लेके 2023 जब तक ये जजमेंट आई नहीं थी, पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने भी इसको एंडोर्स किया, उसके बाद 17 रुकनी बेंच ने भी किया, पाकिस्तान के इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस उन्होंने भी किया, हमीदुर रहमान साहब इस मुल्क के बड़े ऑनरेबल चीफ जस्टिस उन्होंने भी किया, जस्टिस नासरुल मुल्क साहब ने भी इसको एंडोर्स किया और चीफ जस्टिस अनवर ज़ईद जमाली ने भी किया। अब भी आप ये देखें कि इशू 9 मई की हद से आगे चला गया है। अगर 9 मई के सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि जी पॉलिटिकल वर्कर्स को नहीं आना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आती तो इतनी लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं आनी थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 1967 की अमेंडमेंट को खत्म कर दिया और उन अपनी जो पुरानी जजमेंट्स थी उनको बगैर रिविजिट के किया, तो उससे एक जो है आपका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम आया और उसके ऊपर फेडरेशन जो अपील के अंदर गई। और आज भी आप देखें कि टू दी एक्सटेंट ऑफ जो लोग थे जो 9 मई के, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आज भी यही कहा है कि इनके ट्रायल जो है उनका आउटकम मशरूत होगा हमारी इस जजमेंट के साथ। तो पोजीशन तो उस जजमेंट से तकरीबन उससे पहले की है, लेकिन ऐसे लोग जो इस मुल्क के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व थे, या आपने देखा कि ये डेरा इस्माइल खान के अंदर हुआ, लसबेला के अंदर हुआ, बहुत सारी जगहों के अंदर हुआ, तो वो जो डिक्लेयर टेररिस्ट हैं जो आपकी रियासत के खिलाफ लड़ते हैं उनको तो आप छोड़ नहीं सकते। इस बुनियाद के ऊपर भी सिविलियंस है और सिविलियंस के फंडामेंटल राइट्स है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है जिसको आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इन चीजों को एड्रेस कर चुकी है। ये बताएं मुझे, ये बताएं कि फिर ये जो बार एसोसिएशंस क्यों एहतजाज कर रही हैं? वो कहती है ये फंडामेंटल राइट का मसला है। देखिए मैं आपको चीजें बताऊं, मैं आप या कोई भी बंदा ऐसा हो
उसको सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट आए उसको ऑनर करना चाहिए और एक लिमिट की हद तक जो है उन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अल्टीमेट अथॉरिटी है किसी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, अगर हम उसके ऊपर ही ट्रस्ट छोड़ दें, अब आप पिछले चंद दिनों के अंदर देख लें जो जजमेंट्स आई हैं, कोई एक शामी साहब ऐसी जजमेंट आई है जिसका इस पूरे मुल्क पर इत्तेफाक हो। आप देख ले कासिम सूरी की जजमेंट आई तो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया जुरिस्डिक्शन नहीं है। पंजाब के अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, कहा एतराज नहीं है। आर्टिकल 63A पे जजमेंट आई, कहा कि डिफेक्शन क्लॉज हो नहीं सकती है। उसके बाद प्रेसिडेंट ने डेट्स नहीं दी, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट कौन होती है। पंजाब के इलेक्शन, कोई ऐसा मौका बताएं कि जिसके अंदर हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि हम अपना शामी साहब पॉलिटिकल क्वेश्चंस को लीगल क्वेश्चन के साथ मिक्स करके अपनी पॉलिटिकल एजेंडे को जब आगे बढ़ाते हैं तो उससे फिर हम भूल जाते हैं कि हमारी लिमिट्स की सत्ता। ठीक है हाफिज साहब, जरा एक चीज बस, दो चीजें बल्कि क्लियर कर दें कि एक तो ये कि ये कानून जारी ये कोई नया नहीं, पुराना, ये 9 मई से तो इसको मतलब रिलेट नहीं किया जा सकता। दूसरा, जिन लोगों का ट्रायल होगा फौजी अदालतों में, उनको अपील का हक तो होगा ना? देखें, उन्हें 3 फोरम्स अवेलेबल हैं। एक उन्हें यह है कि जहां पे ट्रायल होगा, दूसरा उसकी अपील इंटरनली मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर है, फिर उनकी एक मर्सी पिटीशन है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जा सकती है, फिर हाई कोर्ट्स जो है वो अब एज ए रिविजनल जुरिस्डिक्शन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन सुन सकती है, और फिर उनकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन सकती है। तो 5 फोरम्स अवेलेबल है इस पूरी एक्सरसाइज को करने को। लेकिन चूंकि हमने वो सारे मामलात जो है उसको पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ जब जोड़ते हैं तो उस वक्त फिर एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम फिर आती है कि हम अपनी मर्जी का इंटरप्रिटेशन करते हैं और कोर्ट्स के अंदर स्ट्रेस अपॉन करने की कोशिश करते हैं, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी सोसाइटी और हमारे सिस्टम के अंदर डिवीजन होकर हम कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। हाफिज साहब ये बताएं, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि 3 साल की सजा हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। जी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो जुर्म है या उन पे जो दफात लगाई गई हैं उनमें मैक्सिमम सजा 3 साल की है जो 9 मई के मुल्ज़िम है। होता यह है कि हर सेक्शन की एक अपर लिमिट होती है सजा की और एक नीचे वाली लिमिट होती है, और वो वेरी करती है कि उस शख्स की इंटेंशन या उस शख्स का रोल कितना है। अब आप देखें जिस तरह मर्डर है, उस मर्डर के अंदर आप 7 साल भी सजा देते हैं, आप 10 साल भी सजा देते हैं, आप 14 साल भी सजा देते हैं, और आप डेथ भी देते हैं। जी, ये उस अदालत की डिस्क्रिप्शन पे है, लेकिन कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स किसी कत्ल के जुर्म में मुलव्वस है तो उसकी सजा मौत है, जो हमारे PPC के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। इसी तरह हर जगह जो जुर्म होता है उसकी सजा वेरी करती है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। सर, आपके ख्याल में उनको 3 साल क्या सजा मिलेगी? बस चीज के अंदर चूंकि इनका ये डिक्लेयर्ड किस्म के लोग नहीं थे, ये वहां पे गए हैं, इनकी इंटेंशन उस लेवल पे नहीं थी जो हमारी टेररिस्ट एक्टिविटीज लेवल की है, तो इसको सिर्फ हद तक देखा जाए तो ये 3 साल से ज्यादा इनकी सजा। ठीक है हाफिज साहब, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।